सोचिए ये कितनी दिलचस्प बात है ना कि कोका कोला इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी जिसने कभी एक देसी ब्रांड थम्स अप को खत्म करने की पूरी कोशिश की, हाँ, आज उसी के दम पर भारत में टिकी हुई है, बल्कि नंबर 1 है। ये कहानी तो कमाल की है। बिल्कुल। आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। कैसे एक इंडियन ब्रांड पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, इन सब के बीच न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि टॉप पर पहुंच गया। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से ली गई है जो इसी कोला वॉर पे फोकस करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1970s में। अच्छा। 1977 में भारत में सरकार बदली, जनता पार्टी आई, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता थे और माहौल थोड़ा स्वदेशी वाला था। हाँ, वो FARA वगैरह का टाइम था शायद। बिल्कुल, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो मल्टीनेशनल कंपनियों पर थोड़ी सख्ती हुई। कोका कोला से कहा गया कि भाई या तो आप 60% हिस्सेदारी किसी इंडियन कंपनी को दो और अपना सीक्रेट फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला वो तो कभी नहीं बताते। वही तो, वो तो उनका ट्रेड सीक्रेट है। तो कोका कोला ने कहा नहीं, हम फॉर्मूला नहीं देंगे, और नतीजा ये हुआ कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। ओ, और जैसे ही कोका कोला गया मार्केट में तो एकदम खालीपन आ गया होगा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। सरकार ने कोशिश की, एक ड्रिंक उतारा 77 नाम से। हाँ, सुना है मैंने, पर चला नहीं शायद। नहीं, वो जमा नहीं। फिर एक और आया, कैंपा कोला। उसने थोड़ी बहुत जगह बनाई, लेकिन वो कोका कोला वाली बात नहीं थी। और यहीं पर पार्ले ग्रुप के जो चौहान भाई थे, उन्होंने एक मौका देखा, बड़ा मौका। अच्छा, पार्ले वाले, बिस्किट वाले। हाँ, वही। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ड्रिंक बनाया जाए जो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो, टेस्ट में थोड़ा किक हो, मसालेदार टाइप का, एकदम इंडियन टेस्ट के हिसाब से। मतलब कोका कोला से अलग हटके। हाँ, कुछ अलग, कुछ ज्यादा दमदार। और महीनों के एक्सपेरिमेंट के बाद, जिसमें उन्होंने इलायची, दालचीनी जैसे इंडियन मसाले भी ट्राई किए, उन्होंने लॉन्च किया थम्स अप। शुरुआत में स्पेलिंग THUMBSUP थी। वाह। और इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब कैंपा कोला तो पहले से था मार्केट में। स्ट्रैटेजी कमाल की थी। जहां दूसरे ब्रांड्स थोड़ी सॉफ्ट इमेज बना रहे थे, थम्स अप ने खुद को माचो दिखाया। एडवेंचरस, एनर्जी वाला ड्रिंक। हाँ, वो थंडर वाला फील। बिल्कुल। और एक और बड़ा दाव खेला उन्होंने। कैंपा कोला से मुकाबले के लिए उन्होंने दाम नहीं बढ़ाया, लेकिन बॉटल का साइज बढ़ा दिया। 250 ml से सीधा 300 ml, महाकोला ऑफर। अरे वाह, मतलब कस्टमर को सेम प्राइस में ज्यादा माल। ये तो हिट होना ही था। जबरदस्त हिट हुआ। और मार्केटिंग भी एकदम देसी रखी। आप सोचो, विज्ञापनों में समोसे, डोसे के साथ थम्स अप दिख रहा है, क्रिकेट मैच स्पॉन्सर कर रहे हैं, और वो टैगलाइन, टेस्ट द थंडर। वो तो आज भी याद है, टेस्ट द थंडर। हाँ, तो 90s आते आते थम्स अप का मार्केट में दबदबा था। करीब 85% मार्केट शेयर। आप सोच सकती हैं। 85%? बाप रे। हाँ। पेप्सी भी आ गया था 90s में, लेकिन वो भी थम्स अप के सामने कहीं नहीं टिक रहा था। फिर आया 1991 का उदारीकरण, और 1993 में पूरे 16 साल बाद कोका कोला भारत वापस लौटा। अच्छा, तो अब असली मुकाबला शुरू हुआ होगा। हाँ, कोका कोला बड़े तामझाम से आया, ऑलवेज द रियल टेस्ट का नारा लगाया। उन्हें लगा कि भाई असली कोला आ गया है, अब सब कोकी पिएंगे। लेकिन इंडियंस तो तब तक थम्स अप के फैन बन चुके थे। एग्जैक्टली। उन्हें जल्दी समझ आ गया कि उनकी असली टक्कर पेप्सी से उतनी नहीं है जितनी सालों से लोगों की जुबान पर चढ़े थम्स अप से। तो फिर विज्ञापन तो शायद काम नहीं कर रहे होंगे उनके। नहीं, विज्ञापन से बात बनी नहीं। तो कोका कोला ने एक अलग रास्ता अपनाया। बहुत शातिर। उन्होंने देखा कि थम्स अप की ताकत तो है, लेकिन एक कमजोरी भी है, उसका बॉटलिंग नेटवर्क। बॉटलिंग नेटवर्क मतलब ये कि थम्स अप बनाने वाले ज्यादातर प्लांट पार्ले के खुद के नहीं थे, वो फ्रेंचाइजी थे। इंडिपेंडेंट बॉटलर्स थे जो पार्ले के लिए बनाते और बेचते थे। करीब 62 में से 58 फ्रेंचाइजी थे। ओह, तो कोका कोला ने क्या किया? उन्होंने पैसे का जोर लगाया, एक एक करके इन बॉटलर्स को खरीदना शुरू कर दिया। अच्छे खासे पैसे ऑफर किए। अरे, मतलब सीधा सप्लाई चेन पर ही हमला कर दिया। प्रोडक्ट से नहीं, उसकी डिलीवरी से लड़े। बिल्कुल। इससे हुआ ये कि थम्स अप का डिस्ट्रीब्यूशन, दुकानों तक पहुंचने का सिस्टम, वो ठप पड़ने लगा। माल बन रहा है पर दुकानों तक पहुंच नहीं पा रहा। ये तो बहुत ही अग्रेसिव मूव था। हाँ, अब रमेश चौहान के पास ज्यादा रास्ते बचे नहीं थे, या तो वो लड़ते या बेचते। आखिरकार 1993 में उन्होंने अपना पूरा बेवरेज डिवीजन, जिसमें थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट, सिट्रा सब थे, करीब $60 मिलियन में कोका कोला को बेच दिया।
$60 मिलियन। उस वक्त तो ये बहुत बड़ी रकम होगी। बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो और भी चौंकाने वाला था, है ना? कोका कोला ने थम्स अप को खरीद तो लिया, पर उसे आगे बढ़ाने के बजाय उसे खत्म करने की कोशिश की। ये किल स्ट्रैटेजी क्या थी? हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला था। इसे इंडस्ट्री में किल स्ट्रैटेजी ही कहा गया। कोका कोला ने सोचा कि अब हमने थम्स अप खरीद लिया है तो इसे धीरे धीरे खत्म कर देते हैं ताकि लोग कोक पीने लगें। कैसे खत्म किया? विज्ञापन बंद कर दिए, दुकानों तक सप्लाई रोक दी, दुकानदारों को इंसेंटिव दिए कि कोक रखो और थम्स अप मत रखो, उस पर दबाव भी बनाया। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ रिपोर्ट्स थीं कि थम्स अप से भरे ट्रक खरीद कर कहीं फेंक दिए गए, नालों में बहा दिए गए। क्या ये सच है? ऐसी रिपोर्ट्स थीं, हालांकि कंफर्म करना मुश्किल है, पर यह दिखाता है कि इरादा क्या था। गोल्ड स्पॉट और सिट्रा जैसे ब्रांड्स तो उन्होंने बंद ही कर दिए। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, लेकिन ये चाल चली नहीं उनकी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं चली। या उनका दांव उल्टा पड़ गया। हुआ ये कि जिन लोगों को दुकानों पर थम्स अप नहीं मिला, उन्होंने कोक नहीं खरीदा। तो क्या खरीदा? उन्होंने पेप्सी खरीदना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब फायदा पेप्सी का हो गया। हाँ, कोका कोला को झटका लगा, उनका अपना मार्केट शेयर गिरने लगा। उनके इंटरनल एनालिसिस में ये बात सामने आई कि अगर थम्स अप पूरी तरह से मार्केट से गायब हो गया तो उनका खुद का मार्केट शेयर गिरकर सिर्फ 28-29% रह जाएगा। ओह! तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि थम्स अप को मारकर वो असल में पेप्सी के लिए रास्ता बना रहे हैं। तो पेप्सी को रोकने और अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए उन्हें मजबूरी में थम्स अप को वापस लाना पड़ा। क्या बात है! मतलब जिस बच्चे को मारने की कोशिश की उसी को वापस जिंदा करना पड़ा। बिल्कुल, और वापसी भी फिर धमाकेदार हुई। हाँ, वो अक्षय कुमार वाले एड्स, वही टेस्ट द थंडर स्लोगन के साथ। हाँ, अक्षय कुमार जैसे एक्शन हीरो को लिया, नए दमदार विज्ञापन बनाए, पूरा फोकस वापस उसी पुरानी बोल्ड, थोड़ी एडवेंचरस देसी छवि पर। और ये काम कर गया। जबरदस्त काम किया। देखिए, उस वक्त पेप्सी कोशिश कर रहा था बड़े शहरों में कूल, स्टाइलिश, यंग जेन वाला ब्रांड बनने की। हाँ, वो शाहरुख खान, सचिन वाले एड्स थे उनके। बिल्कुल, लेकिन थम्स अप ने अपनी पकड़ बनाई छोटे शहरों में, कस्बों में, अपनी वो दबंग टाइप की इमेज से। और नतीजा आज हमारे सामने है। क्या है नतीजा? नतीजा ये है कि आज थम्स अप कोका कोला का अपना ब्रांड होने के बावजूद भारत का नंबर 1 कार्बोनेटेड ड्रिंक है। वॉल्यूम में भी, मार्केट शेयर में भी। कोका कोला के अपने कोक ब्रांड से भी आगे। कमाल है। मतलब विडंबना देखिए, जिस ब्रांड को वो खत्म करना चाहते थे, आज वही उनकी नाव पार लगा रहा है भारत में। यही तो कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। तो इस पूरी कहानी से निचोड़ क्या निकलता है? क्या सीख सकते हैं हम? मेरे हिसाब से तो शायद यही कि ब्रांड लॉयल्टी जो होती है ना, वो सिर्फ पैसे या ग्लोबल पावर से नहीं खरीदी जा सकती। मतलब सही बात है। थम्स अप ने लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाया था, उनके टेस्ट को समझा और वो जो देसी वाली फीलिंग थी उसको अपनी ताकत बनाया, जिसे शायद कोका कोला शुरुआत में समझ ही नहीं पाया। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि ये जो ग्राहकों की वफादारी होती है और जो लोकल ब्रांड्स की अपनी जड़ें होती हैं, इसके और कौन से पहलू हो सकते हैं? क्या ये चीजें दूसरे मार्केट्स में, दूसरी इंडस्ट्रीज में भी उतनी ही मायने रखती हैं, खासकर तब जब उनका सामना बड़ी-बड़ी ग्लोबल कंपनियों से होता है? ये सोचने वाली बात।